डायनेमिक या मोशनल ईएमएफ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, या डायनेमिक ईएमआई के बारे में। अब हम लोग इंड्यूस्ड पैरामीटर में जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज होती थी उसकी बात करेंगे। जैसे हमने बताया था आपको कि जो ईएमआई होता है वो 3 तरीके से बताया था। एक को हमने स्टैटिक कहा था, एक को डायनामिक बोला था जो भी हम पढ़ रहे थे, और एक को पीरियोडिक कहा था। ये पीरियोडिक ईएमआई है। तो अब की बार हम फील्ड की वजह से जो इंडक्शन होता है उसको पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा स्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टैटिक में मैंने ये बताया था आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी, ये वेरी करती है, ये वेरिएबल होती है, बाकी ए आपका कांस्टेंट होता है और इनके बीच का एंगल थीटा भी कांस्टेंट होता है। तो बी के वेरी करने से जो चेंजेज आते हैं बी की वेरिएशन से, उससे जो इंड्यूस्ड पैरामीटर डेवलप होते हैं, इवन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होती है। हम उसकी बात करेंगे आज कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस तरीके से होती है। तो फील्ड इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है फील्ड इंडक्शन? जो फील्ड इंडक्शन होता है, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे ये कोई क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर कोई सर्कुलर रिंग रखी हुई है इस तरीके से, ये कोई सर्कुलर रिंग है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस सर्कुलर रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उसकी डायरेक्शन इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इनवर्ड है। और ये जो प्लेन है ये बोर्ड के प्लेन में इस तरीके से रखी हुई है रिंग। तो फील्ड और रिंग में ये है कि प्लेन इसका जो है वो इस बोर्ड के प्लेन में जैसा मैंने बनाया वैसा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बोर्ड के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है, ये इसका इस तरीके से। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड बी की बात करें तो ये बी जो है वो वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर ये चेंज हो रहा है, वेरिएबल फील्ड है, तो इसकी वेरिएबिलिटी की वजह से क्या होगा, इसके फ्लक्स में चेंज आएगा, और जब फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड पैरामीटर डेवलप होंगे, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट डेवलप होंगे। और जो इंड्यूस्ड पैरामीटर डेवलप होंगे, जैसा इंड्यूस्ड करंट डेवलप होती है, तो दैट इंड्यूस्ड करंट इज ऑपोजिट इन दैट डायरेक्शन वेयर, जहां पर क्या होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज है उसका अफेक्ट अपोज कर रहा होगा। मतलब अगर हम इसकी बात करें कि करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगी जिधर इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज का अपोज हो रहा होगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है और एक कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, तो इस इंक्रीजिंग के फील्ड के अगेंस्ट इसमें ऐसा ऐसी करंट डेवलप करेगी कि वो करंट ऐसी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करे जो इस फील्ड को डिक्रीज कर रहा हो, और इस फील्ड को डिक्रीज इन द सेंस इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अगर हम बात करते हैं कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इनवर्ड है, और फील्ड इज इंक्रीजिंग इन नेचर, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है और अगर कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज होगी, जिसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने से फायदा ये होगा कि जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, इस लूप की वजह से जो इलेक्ट्रिक पैरामीटर डेवलप होंगे वो इस मैग्नेटिक फील्ड का या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेंगे। अब यहां से जैसे ये करंट डेवलप हुई, करंट डेवलप होने का मतलब कि चार्ज मोशन कर रहा है, और चार्ज मूव कर रहा है। अगर कोई चार्ज मूव करेगा, ट्रांसफॉर्म होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो वर्क होगा, एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी। तो यहाँ पर ईएमएफ डेवलप होगा, मतलब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट भी डेवलप होगी। तो उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसी को हम फील्ड इंडक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नेचर में बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग होती है, जो चार्ज की वजह से डेवलप होते हैं।
या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप होते हैं ड्यू टू द पॉइंट चार्ज और अदर कंडक्टर की वजह से, वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है और ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है। तो ये ध्यान में रखना। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये वेरिएबल है मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इंक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीजिंग नेचर की है, बढ़ रही है, तो इसके बढ़ने से जो करंट डेवलप होगी आई, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। डायरेक्शन ऑफ आई किधर होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब ये हुआ कि इसका जो सेंस आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसकी वजह से जो इंड्यूस्ड पैरामीटर हैं उनमें, अगर हम इंड्यूस्ड पैरामीटर की बात करते हैं तो उसमें एक तो इंड्यूस्ड करंट होगी जिसकी डायरेक्शन मैंने अभी बताया, दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, और तीसरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगी आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है जिसको हमने फील्ड इंडक्शन लिखा है। अब अगर क्या करते हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि यहाँ पर इंड्यूस्ड आई है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और यहाँ आई का मतलब ये हो रहा है कि चार्ज मूव कर रहा है। सपोज दैट जो ट्रांसफॉर्मिंग या मूविंग चार्ज है उसकी वैल्यू Q नॉट है, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, Q नॉट इंटू इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। क्योंकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैट में जो वर्क डन होता है वो होता है Q इंटू डेल्टा बी। Q इज द ट्रांसफॉर्मिंग चार्ज एंड डेल्टा बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे रिंग के केस में वर्क डन जो होगा वो चार्ज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वो अगर Q नॉट चार्ज क्या रहा है, मूव कर रहा है, और यहाँ पर इंड्यूस जो पोटेंशियल है वो E है, तो Q नॉट इंटू ई वर्क डन हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू Q नॉट ई, और E जो है वो इंड्यूस पैरामीटर है, W जो है वो वर्क डन। नोट करिए, इतना फिर बताते हैं आगे। अब यहां से अगर वर्क डन की ये वैल्यू आ रही है तो वर्क डन का दूसरा भी फॉर्मूला होता है। एक तो ये हो जाएगा आपका, दूसरा वर्क डन आप जानते हैं, अगर इसकी रेडियस r ले लेते हैं कैपिटल R, तो वर्क डन जो होगा यहाँ पर W वो होता है F डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन ये भी आपने पढ़ा होगा। तो F डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये भी वर्क डन होगा। और F डॉट dx को अगर हम देखें तो यहाँ जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर फील्ड E है और इलेक्ट्रिक चार्ज Q है तो ये Q नॉट इंटू ई ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और डॉट में dx करेंगे। अगर इसके करंट एलिमेंट वेक्टर यहाँ पर लेंथ dl छोटी लेंथ को लेते हैं तो इनकी वजह से जो चार्ज थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रही है, और वो भी जिसकी डायरेक्शन, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट के लॉग होगी, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा। तो यहाँ से आप ये देखेंगे, और हमेशा वेरिइंग फील्ड होगी, तो W जो आ जाएगा वो हो जाएगा Q नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा E डॉट dx या dl, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम 0 टू L, ये पूरी लेंथ जितना भी होगी फ्रॉम 0 टू L ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये भी वर्क डन होता है। E डॉट dl को भी हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन लिख सकते हैं। E डॉट dl और ये Q नॉट इंटू ई, ये दोनों आपस में क्या होंगे, अगर हम देखें तो ये भी वर्क डन है और ये भी वर्क डन है, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल भी होने चाहिए। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो Q नॉट इंटू ई है ये इक्वल होना चाहिए Q नॉट इंटू ई dl या E डॉट dx के। E dl इसका इंटीग्रेशन ये, या यहां से अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होना चाहिए वो E डॉट dl का इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। तो एक नया फॉर्मूला, अगर आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और ये
लेंथ की वेरिएबिलिटी किसी फॉर्मेट में मालूम है या इसी लेंथ के वेरिएबल फंक्शन में आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, तो आप इंटीग्रेट करके क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हैं। या इंड्यूस ईएमएफ दिया हुआ है तो उसको आप क्या करेंगे, डी ओवर डीएल करके डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, और ये क्या होगी, सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी क्लोज लूप बनाते हुए, जो कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड अमूमन होती नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई को हमने लिख दिया ई डीएल का इंटीग्रेशन। और आप जानते हैं कि जो ई होता है ये होता है माइनस डी फाई ओवर डी टी। तो ई अगर माइनस डी फाई ओवर डी टी होगा तो हम ये लिख सकते हैं कि माइनस डी फाई ओवर डी टी ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी एल ये। और ये जो डी फाई बाई डी टी है ये वेरिएशन किसकी वजह से है, v की वजह से है। v वेरिएबल है, तो अगर v वेरिएबल है तो जो फाई का डी फाई ओवर डी टी है एक्चुअली ये किसकी वजह से है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dv ओवर dt के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो एक्चुअल में ये जो वेरिएबिलिटी है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वेरिएबिलिटी है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो एक्चुअल में किसकी वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर एरिया को हम कांस्टेंट करते हैं तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पैरामीटर इस b के टर्म्स में, वेरिएबल b के टर्म्स में, a के टर्म्स में निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम इसको कर दें माइनस बी ए ओवर डी टी, तो एरिया अगर हम कांस्टेंट ले लेते हैं तो ये हो जाएगा dv ओवर dt इट इज इक्वल टू ई dl का इंटीग्रेशन ये। या हम इस dv ओवर dt को आपसे अगर पूछा जाए कि क्या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में दी गई है, तो ये dv ओवर dt क्या हो जाएगी, 1/a इंटीग्रेशन ई dx या ई dl ये। यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप वापस लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, तो रिंग में उस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। या क्या होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका दिया है, जो कि दिया रहता है पाई आर स्क्वायर, आपको रिंग का क्या है रेडियस दिया रहेगा, तो नोट करिए इसे। तो ये दोनों रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका अगर हम इसकी प्रॉपर्टी कई बार पूछी जाती है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये स्टेशनरी चार्ज की वजह से जो फील्ड डेवलप होती है उससे कैसे अलग है, या क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज या रेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज या रेस्ट चार्ज, तो इसके लिए तो आप जानते हैं कि इस टाइप की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ये कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। ये मैं इंड्यूस की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें जो होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल ये जीरो होगा, वो इनक्लोज पाथ नहीं बनाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लोज पाथ का जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा ड्यू टू द कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये एक टाइप का इस तरीके का फील्ड होता है जो फील्ड स्टेशनरी चार्ज की वजह से होती है, और इसके बारे में और डिटेल आपने पढ़ा होगा आगे इलेक्ट्रोस्टैट में। अब हम बात करते हैं इधर
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडक्शन या ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी हम कह सकते हैं, ये जो होती है इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड सेकंड थिंग इज दैट इसका जो लाइन इंटीग्रल है ये नॉट इक्वल्स टू 0 एंड वर्क डन in the circular path is not 0, work done in closed path जैसा ऊपर बना था is not 0, ये 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज की वजह से, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंडक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, बिल्कुल सिमिलरली ऐसे क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो सकती है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं। एक में इलेक्ट्रिक पैरामीटर की वजह से मैग्नेटिक पैरामीटर डेवलप होता है, एक में मैग्नेटिक पैरामीटर की वजह से इलेक्ट्रिक पैरामीटर डेवलप होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि फील्ड किसी नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करो, वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो आपको फील्ड इंडक्शन के बारे में पूछ रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जब क्वेश्चन का पूछे जाने का तरीका होता है वो बहुत अलग अलग ढंग से पूछता है। कभी कभी आपसे कहेगा कि नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसका मतलब वही फील्ड इंडक्शन पूछ रहा है। या आपसे पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेराइव्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है, उसको आप एक्सप्लेन करिए। या कभी कभी सीधे सीधे बोल देगा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताइए, उसका नेचर क्या होता है, डेवलप कैसे होती है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि क्या कैसे ये डेवलप होती है। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद किसी मूविंग रॉड में जो एनर्जी का कंसिडरेशन होता है वो भी कई बार एग्जाम में पूछा है, कितनी एनर्जी कंसीडर करेंगे क्वांटिटेटिवली हम जब कोई चार्ज किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, रॉड जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है, जैसे ये कोई एक्सटर्नल, तो इसको एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी कंसिडरेशन लिखते हैं। ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये वेरिएबल मैग्नेटिक, सॉरी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, इनवर्ड है, इस तरीके से, और इसमें रॉड को मूव कराते हैं इसके परपेंडिकुलर, ऐसे कोई इस तरीके का फ्रेम है, ये फ्रेम है, और इस पे एक ये एल लेंथ का रॉड है जिसको हम मूव करा रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ किसी भी वेलोसिटी v से जा रहा है। इसका लेंथ जो है वो स्मॉल एल है, वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये v है, और अगर इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस सपोज दैट कैपिटल R है, R इज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अगर मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये ईएमएफ को इंड्यूस करेगा, क्योंकि फ्लक्स कट करेगा, मोशनल ईएमएफ डेवलप करेगा, ये सब बातें हमने पहले बताई हैं। तो यहां से जो इसका मोशनल ईएमएफ आएगा ई, वो मैंने बताया कि ई जो होगा वो हो जाएगा वी इंटू एल, और थीटा यहाँ पर क्या होगा, सीधे सीधे
90 है तो ये 1 हो जाएगा साइन 90, तो ये हो जाएगा वी वी इंटू एल, जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, वी इसकी वेलोसिटी है रॉड की, और ये तो ये तो ईएमएफ है, ई जो है वो ईएमएफ है। अगर ई की बात करें तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंड्यूस्ड हुआ है, ये बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वी जो है ये वेलोसिटी ऑफ रॉड है, और एल जो है ये लेंथ ऑफ द रॉड। ये अब अगर इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है तो इस ई से अगर हम एनर्जी की बात करते हैं या वर्क की बात करते हैं, तो पहले तो हमको ये समझना है कि ई जो हो जाएगा ये होगा वी वी इंटू एल, और हमने ये समझा है कि जो वी होता है या ई होता है ये होता है आई आर। ये कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। जो पोटेंशियल होता है वो करंट इनटू रेडियस, या आप ये बोल सकते हो कि ये जो होगा डायरेक्टली रेजिस्टेंस के इक्वल प्रोपोर्शनल होगा, तो V इज इक्वल टू आई आर या E इज इक्वल टू आई आर होगा। अगर E इज इक्वल टू आई आर है तो यहाँ से करंट I जो होगी वो क्या हो जाएगी, इट विल बी E ओवर R। ये तो यहाँ से पहले तो हम करंट निकाल सकते हैं E ओवर R। नोट करिए इसे जल्दी से। अब ये जो E ओवर R है, अगर इसको हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं कि I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये I हो जाएगा आपका E बाई R, और E की वैल्यू क्या है, ये है V V इंटू एल अपॉन R। तो यहां से जो करंट I हो जाएगी ये हो जाएगी V V L ओवर R। ये तो I हो गया। अब इसमें इंड्यूस करंट आ गई। अब इस इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी, अगर वो B क्रॉस B करें तो ये अपवर्ड के डायरेक्शन में ऐसी करंट आएगी I। अब मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो वो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। इसको बहुत पहले मैंने बताया था जब आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा रहे थे। तो कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर उसने उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द करंट एलिमेंट वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैंने आपको बताया था L क्रॉस B, ILB sin थीटा बताया था, या I इंटू L क्रॉस B बताया था, या QBB बताया था। अगर हम चार्ज के टर्म्स में बोले थे, मूविंग चार्ज अगर Q है और वो पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन V क्रॉस B हुआ करती थी। अगर याद हो, जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मैंने बताई थी वो बताई थी F मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू, ये होता था Q इंटू V क्रॉस B। अब यहाँ Q मूविंग चार्ज है, और अगर हमने इसको करंट के फॉर्मेट में रखा था तो ये मैग्नेटिक फोर्स था I इंटू L क्रॉस B, और इस L वेक्टर को हमने कहा था इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर। और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन होती थी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट होती थी उस दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये मैंने बताया था। तो अब यहाँ से अगर हमको I की वैल्यू मिल गई और इसमें I की वैल्यू रखते हैं तो हम जो है एक मैग्नेटिक फोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेंगे यहाँ से कि कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जब करंट इंड्यूस होगी। तो ये फोर्स अप्लाई करेगा एंड दैट फोर्स इज हाउ मच, कितना होगा, और उसकी वजह से फिर हम एनर्जी स्टोर का मतलब फोर्स होगा तो वो वर्क डन करेगा, और उसकी वजह से फिर वर्क डन क्या होगा तो उसको हम एनर्जी में कंसीडर करेंगे, और पावर को भी निकाल सकते हैं कितनी पावर कंज्यूम होगी। ये सारी चीजें लिखिए इसको जल्दी से। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हमको सर्किट कंप्लीट करनी है तो एक चीज ये समझनी है कि अगर इसको हम हटाते हैं और आप देखिए कि यहाँ से अगर हमको इस सर्किट को कंप्लीट करना है तो जो फ्रेम है और जो ये लेंथ ऑफ वायर मूव कर रहा है, ये जैसे ये फ्रेम है, अब ये वायर यहाँ से मूव करेगा और इस फ्रेम का रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R ले लेते हैं। सपोज दैट जब ये करंट फ्लो करेगी इस तरीके से, इसको कैपिटल R ले लेते हैं, इसको स्मॉल r ले लेते हैं। तो ये पूरे इसका रेजिस्टेंस है इस फ्रेम का, और ये जो है ये स्मॉल r जो है ये इसका रेजिस्टेंस है वायर का। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगी I, वो क्या हो जाएगी
आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ ई होगा ये होगा I इंटू आर प्लस आर, इस पूरे का मिला के होगा। और जब इस पूरे का मिला के होगा तो यहाँ से I क्या हो जाएगा, हो जाएगा E अपान आर प्लस आर। और अभी हमने इंड्यूस ईएमएफ जो आपको बताया वो E ये बताया, ये होगा V V इंटू एल। और अगर ये V V इंटू एल है इंड्यूस ईएमएफ, तो यहाँ से I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा V इंटू एल अपान आर प्लस आर। ऐसा लिख सकते हैं इंड्यूस्ड करंट को। और अगर इंड्यूस्ड करंट को ये लिख देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स जो अराइज होगा इसकी वजह से उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को यहाँ हम ऐसे लिखते हैं I इंटू एल क्रॉस बी। अगर इसके फॉर्मेट में लिखते हैं डायरेक्शन के साथ, तो एल क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी, एल क्रॉस बी की अगर डायरेक्शन को देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ऐसी है, तो ये जो आएगा ये अपवर्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स आएगा। आई एल क्रॉस बी का मतलब ये होगा कि आई की डायरेक्शन, आई एल क्रॉस की डायरेक्शन जो होगी वो इसकी डायरेक्शन में होगी, ये एल की वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो करंट एलिमेंट वेक्टर की तरफ, मतलब आई की तरफ होगी, तो ये डायरेक्शन इसकी होगी। और बी की डायरेक्शन किधर है, अंदर है, तो ये इसकी डायरेक्शन हुई जिसकी डायरेक्शन को हमको क्रॉस करना है, मतलब एल को बी से, तो बी की डायरेक्शन अंदर होगी और इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो आई एल क्रॉस बी को करेंगे तो ये माइनस आई की डायरेक्शन में आएगा इस साइड। तो ये लिख सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर हम इसको डायरेक्शन के फॉर्मेट में लिखें तो ये हो जाएगा आई एल बी, और साइन थीटा तो 90 हो गया, 1 हो गया, और अगर डायरेक्शन की बात करें तो माइनस ऑफ आई कैप, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एम जो लिखेंगे वो आई की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी वी एल अपान आर प्लस आर, इतना वैल्यू तो आई की हो गई, इंटू में एल वी, इंटू में एल इंटू वी, तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो आ जाएगा एफ इंटू एम, ये हो जाएगा वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपान आर प्लस आर, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स आपसे पूछा जा सकता है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी। और अगर मैग्नेटिक फोर्स यहां से निकल आता है तो इसके बाद हम क्या यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स के बाद इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, जो पावर होता है P, आप जानते होंगे पावर होता है F डॉट P, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ, इसको हम क्या जब दिख रहा है वेलोसिटी के साथ क्या लिखते हैं, पावर लिखते हैं, तो ये F डॉट V हो जाएगा। तो पावर P की वैल्यू क्या हो जाएगी, F की वैल्यू अगर यहां से देखें हम तो F की वैल्यू है V स्क्वायर एल स्क्वायर V अपान में R प्लस R, इतना तो F हो गया, और डॉट में V करते हैं और F डॉट V की डायरेक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर ये V हो जाएगा। आप बोलोगे फिर इनके बीच का एंगल थीटा कितना होगा, तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच के अगर एंगल को देखते हैं तो ये दोनों ऑपोजिट होंगे। आप देख रहे हैं वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 का है, 180 माइनस 1 होगा, तो ये ओवरऑल जो होगा P की जो वैल्यू आएगी, और आपने देखा था इसका माइनस ऑफ आई कैप है डायरेक्शन, तो ओवरऑल ये जो होगा आपका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान आर प्लस आर, ये हो जाएगा पावर। और पावर आप जानते हैं कि जो P होता है ये हो जाता है आपका, अच्छा यहाँ से कभी कभी कितनी हीट लिबरेट होगी, हीट लिबरेटेड पूछता है H, तो हीट को अगर देखें तो H जो होता है वो होता है आई स्क्वायर आर, या आप ऐसा समझ सकते हैं पावर का एक फार्मूला और होता है P इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर या आई स्क्वायर आर, एक ये फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर, या P को हम ये लिख सकते हैं ई स्क्वायर बाई आर। तो अगर इसको हम यहाँ से रखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा आना चाहिए। अब आई स्क्वायर आर की वैल्यू रखेंगे तो आर को यहाँ पर कंप्लीट रखना पड़ेगा हमें, और आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अगर देखते हैं तो ये वैल्यू भी पावर की वही आनी चाहिए जो इसमें आएगी, तो ये पूरा नोट कर लीजिए।
इस वैल्यू को अगर हम यहाँ से रखते हैं तो जब P होगा ये आई ई की वैल्यू हमने रखा था VBL और आई को रखा था E/R या VBL अपॉन R प्लस R था ये, तो VBL भी हो जाएगा ये R प्लस में R ये। और अगर P की बात करते हैं तो ये हो जाएगा V²/R या E²/R। ये E²/R का मतलब E²/R प्लस R ऐसा, और इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा B²L²R प्लस R। तो आप देख रहे हैं वही वैल्यू जो यहाँ आ रही थी वही वैल्यू पावर से यहाँ भी आएगी, या आप इस फॉर्मूले को पावर के लगाते हैं इस वाले को I²R को, तो R की वैल्यू यहाँ होगी R प्लस R। I² अगर R को रखते हैं तो, और I² की वैल्यू यहाँ से रखेंगे आप तो I की वैल्यू क्या होगी, ये VBL अपॉन R प्लस R, तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा और इनटू में R प्लस R हो जाएगा ये। और आप देखेंगे तो ये इसको ओपन करेंगे ये हो जाएगा B² अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर इनटू में हो जाएगा R प्लस R, और ये इससे एक कैंसिल हो जाएगा तो पावर की वैल्यू फिर से वही आ जाएगी B² अपॉन R प्लस R ये। तो किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा ये। यहां से अगर हीट लिबरेटेड हम निकालते हैं H तो ये हो जाएगी आपकी DH/dt। ये जो H होता है ये होता है I²R इंटू T। तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना हीट लिबरेट होगी ये हो जाएगा I²R इंटू T, या dt टाइम है तो dt हो जाएगा। तो ये H निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका I की वैल्यू रखेंगे यहाँ, I की वैल्यू हो जाएगी आपकी, या B²/R इंटू T होता है तो ये हो जाएगा B²L² अपॉन ये R प्लस R का स्क्वायर इंटू R प्लस R इंटू में T हो जाएगा। फिर ये इससे जब कैंसिल होगा तो हीट लिबरेटेड जो आएगी वो हो जाएगी B²L²T अपॉन R प्लस R। तो यहाँ से आपसे पावर पूछा जाए, फोर्स पूछा जाए, एनर्जी पूछी जाए, वर्क डन पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर वर्क डन पूछा जाता है F.dx आप जान ही रहे हैं, ऐसे ऐसे में जो लेंथ कवर करेगा वो वर्क डन हो जाएगा F.dx। इसका इंटीग्रेशन फुल लेंथ ले लेंगे तो W हो जाएगा, और F की वैल्यू यहाँ से आपको पता है अभी फोर्स बताया तो dx आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो dx के टर्म्स में वर्क डन निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ये पावर हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। यहाँ से एक चीज आपको ये समझ में आ रही होगी कि लेंज लॉ कैसे फॉलो हो रहा है इसमें। तो लेंज लॉ के अगर बात करते हैं तो ये जो है जैसे हमने बनाया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें ये फ्रेम रखा हुआ था इस तरीके से, और ये इसमें वायर इधर की तरफ मूव कर रहा है। ये एल लेंथ का वायर है, बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से डायनामिक ईएमएफ डेवलप हो रहा है, मोशनल ईएमएफ। और ये टाइप का क्या है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसकी वजह से जो इंड्यूस्ड पैरामीटर डेवलप हो रहा है आई, वो अपने ओन कॉज का अपोज कैसे कर रहा है। देखिए ये किस वजह से यहाँ पर जो इंड्यूस्ड पैरामीटर आई या कुछ भी ईएमएफ या इलेक्ट्रिक फील्ड जो कुछ भी यहाँ से डेवलप हो रहा है वो किसकी वजह से डेवलप हो रहा है। अगर ये वायर रेस्ट में हो, इस वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव ना करे, तो इसमें कभी भी कोई भी इंड्यूस्ड पैरामीटर नहीं डेवलप होगा, ना इसका फ्लक्स चेंज होगा। तो अगर ये मूव कर रहा है, इसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, ये करंट आ रही है और देखिए ये इसी का विरोध करेगी। कैसे? अगर हम देख रहे हैं कि ये करंट आई जो है, ये आई है इसके इधर मूव करने की वजह से, तो यही करंट आई को आप देखेंगे तो ये क्या कर रही है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है और उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखिए किधर है। अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये है आई एल क्रॉस बी। अब अगर ये नहीं होगा तो ये एलिमेंट वेक्टर नहीं होगा, मतलब फोर्स जीरो होगा। जब तक ये रेस्ट में होगी तब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे ये मोशन में करेगी और तब तक कोई करंट भी नहीं होगी, जैसे ये मोशन करना स्टार्ट होगी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, करंट इंड्यूस होगी और करंट की डायरेक्शन आई आएगी। और करंट की डायरेक्शन आई का मतलब आई डी एल की भी डायरेक्शन यही होगी, मतलब एल की भी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। और एल की डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो एल क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, और ये एल क्रॉस बी मतलब मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। तो ये कॉइल इधर जा रही है, ये वायर इधर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स आया कहां से, ये करंट आई कहां से, इसके इधर जाने की वजह से। और कर क्या रहा है, जैसे ये करंट आई इसके इधर जाने का फट से क्या करने लगा, अपोज करने लगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर भी लेंज लॉ फॉलो हो रहा है। लेंज लॉ क्या है कि ये जो इंड्यूस्ड पैरामीटर होते हैं ये अपने ही पाथ का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, जिसकी वजह से ये खुद क्या हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। इट अपोजेस इट्स ओन कॉज बाय व्हिच इट ओरिजिनेटेड। तो ये ओरिजिनेट कैसे हुआ है, इसके जो ओरिजिन का कारण है, कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ द करंट, कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ करंट और एनी इंड्यूस्ड पैरामीटर, और एनी इंड्यूस्ड पैरामीटर, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, मतलब इंड्यूस्ड पोटेंशियल हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये सब इसका कारण क्या है, मोशन ऑफ दिस कंडक्टर और रॉड। ये कारण क्या है, ये काज है मोशन ऑफ कंडक्टर या रॉड विद वेलोसिटी v, और इसी v वेलोसिटी का क्या करेगा, ये फोर्स लगा के अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा। तो ये क्या करेगा, इट अपोजेस, ये फोर्स क्या करेगा, अपोजेस द मोशन ऑफ, अपोजेस द मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर। तो ये इस कंडक्टर के मोशन को अपोज कर रहा है और ओरिजिनेट, और इसके ओरिजिन का काज क्या है, ये क्या है, इसका मतलब यहाँ पर लेंज लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये लेंज लॉ को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो द लेंज लॉ, क्योंकि अपने ओरिजिन को अपोज कर रहे हैं। तो ये आपका मोशनल ईएमएफ, स्टोर्ड एनर्जी या। और एक चीज आप यहाँ से ये समझेंगे कि जैसे जैसे ये क्या करेगा, वायर आगे की तरफ मूव करता जाएगा तो एनर्जी कंजर्व होगी। हम बाहर से एनर्जी लगा के इसको इधर की तरफ मूव करा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, वर्कडन करेगा इसको आगे की तरफ न जाने में, तो उससे जो हीट लिबरेट होगी तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि मैकेनिकल वर्क भी हो रहा है, मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है एनर्जी। नोट कर लीजिए इसको। अब ये फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इस फोर्स की वजह से नेगेटिव वर्क होगा, और ये जो होगा, जो करंट यहाँ पर आई डेवलप होगी, इसकी वजह से इसमें हीट भी लिबरेट होगी, और हीट का लिबरेशन मैंने बताया H जो होगा वो आई स्क्वायर आर टी होगा, या H की वैल्यू को हम ई स्क्वायर बाई आर इंटू टी, इनमें से कोई भी फार्मूला लगाएंगे। और ई और आई की वैल्यू हमने पहले भी बता रखी है, अगर ई की वैल्यू की बात करते हैं तो वो बी वी इंटू एल होगा, और अगर आई की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बी बी एल अपान आर प्लस आर, इनमें से कोई भी वैल्यू रख करके
यहाँ पर ये आर जो रखा है मैंने, ये तो पर्टिकुलर फॉर्मूले के लिए बात करी, यहाँ पर जो इसका नेट आर होगा वो आर प्लस आर होगा। तो इसको रख करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, तो बचा हुआ नेक्स्ट टाइम पे बढ़ाते हैं।